सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें क्लास थर्ड से लेकर फिफ्थ तक का पूरा ईवीएस कवर कर दूं, जिससे आप इजीली पीआरटी की प्रिपरेशन कर पाएँ। और इस वीडियो में मैंने पूरा क्लास थर्ड से फिफ्थ तक का ईवीएस कवर किया है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक सिंगल वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो आप उसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। और नोट्स मैं आपको पीडीएफ नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे आप डाउनलोड करके भी रिवाइज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देख के आप रिवाइज़ कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपने सीखी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ फूड पार्टिकल्स के बारे में। जैसा कि आपके सब्जेक्ट में फूड दिया हुआ है, ईवीएस में फूड टॉपिक दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूड टॉपिक। तो फूड टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिबल फ्लावर्स कौन से, ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जिन्हें हम खाते हैं, जो हमारे खाने में उपयोग होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि गोभी का फूल है, गोभी का फूल हम सब्जी बना के खाते हैं, करी बना के खाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो उस तरह से कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं और वो उनके फ्लावर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि ड्रमस्टिक, सहजन, जो ड्रमस्टिक की आपने देखी होगी, ऐसे लंबी स्टेम्स होती है जो सांभर में पड़ती है और भी सब्जियों में पड़ती है। तो इस ड्रमस्टिक का इसे सहजन कहते हैं और ये इसका फ्लावर्स भी जो होता है वो एडिबल होता है, खाने योग्य होता है और इसका टेस्ट होता है मशरूम की तरह। इसके पकौड़ास बनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। तो ये फिर नेक्स्ट फ्लावर है कचनार। कचनार यूपी में बहुत खाया जाता है और इसके फ्लावर्स एडिबल होते हैं। फिर बनाना तो आप सबने खाया होगा, लेकिन बनाना के फ्लावर्स भी एडिबल होते हैं। म्यूज़ा पैराडाइसिका बनाना का साइंटिफिक नेम है, ये भी आप याद कर सकते हैं। इसके फ्लावर्स कहाँ खाए जाते हैं, तो मेनली केरला में खाए जाते हैं बनाना के फ्लावर्स। फिर एक ड्रिंक होती है जो ठंडे एरियाज़ में पी जाती है, ये कॉफ़ी और टी की तरह होती है। इसका नाम है कहवा। इसमें क्या क्या पड़ते हैं, आमंड और कार्डमम, बादाम और इलायची पड़ती है इसमें। अब एक अभियान दिया हुआ है यहाँ पे, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 2014 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, राजघाट, जो कि गांधी जी की समाधि है, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। और 2019 में हमने मनाया था 150th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1869 में। तो 2019 में इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। रैट्स जो होते हैं, चूहे, इनकी आईसाइट बहुत पुअर होती है क्योंकि ये रात में मोस्टली निकलते हैं। इनकी आईसाइट पुअर होती है और इनके स्मेल, टच और टेस्ट का सेंस बहुत अच्छा होता है। इसलिए कहीं पे भी ये जब फूड को स्मेल कर लेते हैं या फूड को एक बार टेस्ट कर लेते हैं तो वो फूड का टेस्ट इनके दिमाग में बैठ जाता है। मैना एक बर्ड होती है जो अपनी नेक को बैक एंड थ्रो विद अ जग, एक झटके के साथ आगे और पीछे और आगे कर सकती है। तो ये कौन सी बर्ड होती है, मैना होती है। आउल के बारे में आपको पता है कि ये अपनी गर्दन पूरी घुमा लेता है, लेकिन कितने डिग्री तक, 270 डिग्री तक पूरी अपनी गर्दन रोटेट कर देता है। एक वर्ड है, इस वर्ड यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड का आपको एग्जाम में सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा जा सकता है, तो इस वर्ड को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसकी मीनिंग याद कर लीजिए। हुलाबलू, हुलाबलू का मतलब होता है लॉट्स ऑफ लाउड नॉइज़, बहुत सारी तेज़ आवाज़, बहुत ज़्यादा शोर, उसको कहते हैं हुलाबलू। फिर ट्रॉवल का मतलब होता है शवल, डिगर, एक्सकेवेटर या स्पेड, कोई भी खोदने वाला औजार, तो उसे हम कहते हैं ट्रॉवल या शवल, डिगर। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ये भी आप याद कर लेना, मे बी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर एक वर्ड है वल्लम। मलयालम में इसका मतलब होता है स्मॉल वुडन बोट यूज्ड इन केरला। केरला में छोटी सी वुडन बोट जो यूज़ की जाती है उसका नाम है वल्लम।
और आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है केरला में, ओणम फेस्टिवल। वहाँ पे वल्लम कल्ली देखने को मिलता है। वल्लम इन्हीं बोट से रेस करते हैं वहाँ पे, जिसे हम वल्लम कल्ली कहते हैं, और वो बहुत ही फेमस रेस है। तो स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम ब्रेल के बारे में। ब्रेल एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे ब्लाइंड लोग भी, जो अंधे लोग होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। ये ब्रेल स्क्रिप्ट किसने बनाई थी? तो एक फ्रेंच थे, लुई ब्रेल। उन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाई थी क्योंकि वो 3 साल के जब थे तभी उनकी आईसाइट चली गई थी, तो वो पढ़ और लिख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाई बाद में जाके। और ये स्क्रिप्ट 6 पॉइंट्स पे बेस्ड है। ये इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, जो थिक पेपर पे बनाए जाते हैं, और इन्हीं पे उंगलियां चलाकर लोग इस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। अब ये स्क्रिप्ट जो है वो कंप्यूटराइज भी हो गई है, इसको कंप्यूटर पे भी यूज़ किया जाने लगा है। अब कुछ हाउसेस देख लेते हैं, अलग अलग जगहों पे कैसे कैसे हाउसेस होते हैं। तो असम में के जो हाउसेस होते हैं वो ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं बम्बू के पिलर्स लगाकर। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि असम में बहुत बारिश होती है, और ये बारिश का पानी जो है वो घरों के अंदर ना आ पाए, इसलिए 10 से 12 फीट ऊपर ज़मीन के बम्बू लगाकर वहाँ पे हाउस बनाते हैं। और उन हाउसेस पे चढ़ने के लिए वुडन लैडर, यानी कि लकड़ी की सीढ़ियों का यूज़ करते हैं, और रात के समय उन सीढ़ियों को हटा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि जंगली जानवर उन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर ना आ जाएं। स्टोन और वुड के हाउसेस हमें मोस्टली हिली एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों पे स्टोन और वुड के हाउसेस देखने को मिलते हैं। मड हाउसेस और रूफ थॉर्नी बुशेस के। तो थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ, कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पे वाटर कम होता है। और कौन सा स्टेट है जहाँ पे वाटर कम है? तो राजस्थान। तो राजस्थान में ऐसे हाउसेस बने होते हैं जो मड के होते हैं और जिनकी रूफ होती है थॉर्नी बुशेस की। चार चिनारी एक ऐसी जगह है जो डल लेक के पास में प्रेजेंट है। डल लेक के पास में है ब्लू माउंटेन्स के पास है ये चार चिनारी जगह, जो बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए। और डल लेक में 3 आइलैंड पाए जाते हैं, जिसमें से 2 में चिनार ट्रीज ग्रो करते हैं। उसमें से एक आइलैंड का नाम है रोपालैंड, या इसी को हम रूपालैंड भी कहते हैं। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 में पास किया गया था। इस एक्ट में ये कहा गया था कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ये उनका अधिकार है। अप टू क्लास 8 एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होना चाहिए, जो आज भी सरकारी स्कूलों में एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी है। गांधी धाम जो है वो कच्छ में एक एरिया है। इसी तरह आपको ये याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये एरिया किस स्टेट में पड़ता है। तो मडगांव जो एरिया है वो गोवा में है, और गोवा में कैसी सॉइल पाई जाती है? रेड सॉइल पाई जाती है। आपको बताना है कि उडुपी कौन सी जगह पे है, कौन से स्टेट में उडुपी आपको देखने को मिलेगा, और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा। ये दोनों आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एनिमल के बारे में जिसका नाम है एलिफेंट। तो एलिफेंट जो होता है वो, उसकी एवरेज एज होती है 70 ईयर्स। उसकी लाइफ टाइम जो लाइफ स्पैन होता है वो 70 ईयर्स का होता है। एक दिन में एलिफेंट्स जो होते हैं वो 100 kgs ऑफ 100 किलो लीव्स और ट्विग्स खा सकते हैं एलिफेंट्स। और 3 मंथ का भी अगर एलिफेंट है तो उसका भी वेट 200 kg से ऊपर होगा। एक हर्ड एलिफेंट का जो एक झुंड होता है उसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और यंग वंस होते हैं। उसमें मेल एलिफेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जब मेल एलिफेंट 14 से 15 साल के ही होते हैं तभी वो हर्ड छोड़ के चले जाते हैं और वो अलग से रहने लगते हैं। तो एक हर्ड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती है और यंग वंस होते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अवार्ड जो है वो जुड़ा हुआ है खेजड़ी विलेज मैसेकर से। इसमें क्या हुआ था मैं आपको पहले बताती हूँ। तो ये अवार्ड है अमृता देवी बिश्नोई जी के नाम पे। तो अमृता देवी बिश्नोई जी जो थी वो खेजड़ी गांव की रहने वाली थी, राजस्थान के जोधपुर में। तो वहाँ पे ये हुआ था कि वहाँ के राजा ने आदेश दिया था कुछ अपने सिपाहियों को कि वो खेजड़ी विलेज जाएं और वहाँ से खेजड़ी के ट्रीज़ को काट कर लाएं, जिससे उनका पैलेस जो होगा वो बनेगा। तो जब वहाँ पे लोग सोल्जर्स गए उस खेजड़ी ट्रीज़ को काटने,
तो वहाँ के जो विलेजर्स थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनको खिचड़ी का जो पेड़ था वो उसकी पूजा करते थे और वो अपना पूरा जीवन उससे चलाते थे। वहाँ उससे उनको बीन्स मिलता था जिसको वो खाते थे। इसके अलावा वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स थे वो उसकी लीव्स को खाते थे। इस खिचड़ी ट्री के जो बार्क छाल से वो मेडिसिन्स बनाते थे और इसका जो लकड़ी होता है वो इंसेक्ट से इन्फेक्टेड नहीं होता, तो वो इंसेक्ट प्रूफ होता है उसका वुड। तो खिचड़ी का जो बोटेनिकल नेम है वो है प्रोसैपिस सिनेरिया और ये फेबेसी फैमिली का है। तो खिचड़ी के जब ट्रीज़ को वो काटने गए तो वहाँ पे विलेजर्स ने अपोज किया। तो वहाँ पे एक औरत थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। तो इन्होंने उस ट्री को हक कर लिया और उसको काटने नहीं दिया, उसको काटने से बचाने के लिए उसे हक कर लिया। तो और इनकी जो 4 बेटियां थी उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो वहाँ के सोल्जर्स जो थे उन्होंने उनको भी मार दिया और ट्रीज़ भी काट कर ले गए। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने वहाँ से ट्रीज़ को काटना बंद करवा दिया। तो इस तरह से खिचड़ी विलेज मैसेकर से वहाँ के ट्रीज़ बच गए। तो खिचड़ी विलेज मैसेकर के बाद वहाँ के ट्रीज़ बच गए और उन्हें नहीं काटा गया। ये अमृता देवी बिश्नोई जो अवार्ड दिया जाता है ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड 2021 में डेविड कार्ड को मिला था। पहला अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड गंगा राम जी को दिया गया था जो कि चिराई विलेज जोधपुर से थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये एक हंटर था जो एक डियर को मार रहा था। तो वो उस हंटर का ये पीछा करते करते गए थे उस डियर को बचाने के लिए, लेकिन उस हंटर ने इनको भी मार दिया था और इनकी वहीं पे डेथ हो गई। लेकिन पॉस्थमसली मतलब मरने के बाद, मरणोपरांत इन्हें ये अवार्ड दिया गया, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। पहली बार इन्हीं को दिया गया 2011 में 11 सितंबर के दिन। तो 11 सितंबर को हम मनाते हैं एज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे कब होता है, तो 11 सितंबर को होता है। अब आपको कुछ टर्म्स याद रखने हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि खुंटी क्या होता है, ये आयरन रॉड होती है जिससे सॉइल को खोदा जाता है, डिग किया जाता है। कुरिगे ये प्लोइंग के लिए यूज़ होता है, खेत को जोतने के लिए यूज़ होता है। इलिगे ये कटिंग के लिए यूज़ होता है, मैंगोज़ की कटिंग के लिए हम एलिगे का यूज़ करते हैं। अनियन का जो प्लांट होता है वो 20 दिन में स्प्राउट करता है, उसमें से नया स्टेम और पत्तियाँ निकलती हैं। राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। अबू धाबी जो है वो दुबई की कैपिटल है और दुबई की करेंसी क्या है, दिरहम। तो अब हम कुछ इंसेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम हनी बी के बारे में बात करते हैं। हनी बी जो है इसको हनी बी को पालने की जो टेक्निक होती है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर हनी बी बहुत सारी टाइप की होती है। ये एक कॉलोनियल इंसेक्ट है, क्योंकि ये एक ग्रुप में रहना पसंद करता है इसलिए ये एक कॉलोनियल इंसेक्ट है। और इसके ग्रुप में कई सारे टाइप्स के हनी बी होते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले होती है क्वीन बी, दूसरी होती है वर्कर बी और तीसरा होता है ड्रोन। ये 3 तरह की बीज जो होती हैं वो हनी बी की कॉलोनी में पाई जाती हैं। इसमें से ये जो क्वीन है ये फीमेल होती है और ये फर्टाइल होती है। इसका काम होता है एग लेइंग, अंडे देना। और ये जो क्वीन होती है ये सबसे बड़ी होती है साइज़ में। अपने सारे ही पूरी कॉलोनी में कोई एक ही क्वीन होती है और वो सबसे बड़ी होती है साइज़ में। और इसके अलावा इसका काम है मेटिंग करना। मेटिंग ये किसके साथ करती है, ड्रोन के साथ। तो ड्रोन और क्वीन की मीटिंग होती है एयर में, हवा में जाके, छत्ते से बाहर। और वर्कर भी जो होती है वो स्टेराइल होती है। इसका काम होता है नेक्टर लाना कहाँ से, फ्लावर से। और इसका काम होता है गार्ड करना, रक्षा करना अपने छत्ते की हाइव की। और ये छोटे बच्चों को, छोटी हनी बीज को फीड भी कराती है, खाना भी खिलाती है। अगर ये हनी बीज को फीड कराएगी रॉयल जेली, अगर ये रॉयल जेली फीड कराती, रॉयल जेली जो होती है जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है, ये भी हनी बी बनाती है। तो वो जो छोटा हनी बी होगा वो भी क्वीन बी बन जाएगा। और अगर उसको
किसी भी बच्चे को अगर ये नॉर्मल फूड खिलाती है तो वो या तो ड्रोन बनेगा या तो वो वर्कर बी बनेगा। और ड्रोन जो होते हैं ये मेल होते हैं, सिर्फ यही ड्रोन ही मेल होते हैं हनी बी की कॉलोनी में, और ये इनका काम होता है मेटिंग करना क्वीन बी के साथ। तो ये पूरा अरेंजमेंट है हनी बी की कॉलोनी का। हनी बी से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? तो हनी बी से हमें हनी मिलता है और रॉयल जेली भी मिलता है और वैक्सेस भी मिलते हैं। वैक्स जो होते हैं वो कॉस्मेटिक में यूज़ होते हैं या फिर कैंडल्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। हनी बी का जो एग लेइंग पीरियड होता है, एग लेइंग टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो ये बेस्ट टाइम होता है जिसमें आप एपीकल्चर स्टार्ट कर सकते हैं, यानी मधुमक्खी पालन स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो वर्कर बीज के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ टैलेंट होता है। जब ये कोई भी वर्कर बी होती है उसे कहीं पे भी बहुत सारे फ्लावर्स दिख जाते हैं, ऐसे फ्लावर्स जिनमें नेक्टर होता है, तो ये एक स्पेशल टाइप का डांस शुरू कर देते हैं, एक स्पेशल टाइप का डांस करती है। और इसी डांस को देख के बाकी की जो वर्कर बीज है वो भी इनके पीछे आ जाती हैं उस जगह पे जहाँ पे नेक्टर मिल रहा है, और वहाँ से सारी वर्कर बीज नेक्टर को कलेक्ट करके अपने हाइव तक यानी अपने छत्ते तक लेके जाते हैं। दूसरा जो हम कॉलोनियल इंसेक्ट पढ़ेंगे उसका नाम है एंट, यानी चींटियाँ। चींटियाँ भी जो होती हैं वो कॉलोनियल इंसेक्ट होती हैं। आपने देखा होगा कि चींटियाँ जब जाती हैं तो एक लाइन से एक के पीछे दूसरी चींटी, दूसरे के पीछे तीसरी चींटी, इस तरह से लाइन बना के जाती हैं। तो ये भी कॉलोनी में रहती हैं। इसमें भी 3 तरह की एंट होती है। एक होती है क्वीन एंट, एक होती है सोल्जर एंट, एक होती है वर्कर एंट। इसके अलावा चौथे टाइप का जो होता है वो होता है ड्रोन भी होता है। इसमें से जो ड्रोन एंट है और क्वीन एंट है, इन दोनों के पास विंग्स होते हैं, उड़ने के लिए पंख होते हैं। और इन दोनों का ही काम क्या है? क्वीन एंट का जैसा कि हनी बी की कॉलोनी में काम था एग लेइंग, तो यहाँ पे भी वही काम है, और ये भी फर्टाइल होती है। इसके अलावा मेटिंग भी इसका काम है। ड्रोन जो होता है वो मेल होगा और ये भी मेटिंग इसका काम होगा, और इसके पास विंग्स होते हैं। सोल्जर एंट जो होते हैं वो हाइव को प्रोटेक्ट करते हैं, हाइव की रक्षा करते हैं बाहर खड़े होके। इनकी जो रहने की जगह है चींटियों की, उसकी रक्षा करते हैं, कॉलोनी की रक्षा करते हैं। वर्कर जो होते हैं इनका काम होता है कि ये फूड को लेके आते हैं, फूड को लाते हैं और बाकी के सारे मेंबर्स को खिलाते हैं। तो आपने जो भी देखा होगा कि जो भी चींटियाँ ऐसे लाइन में चढ़ के जाती हैं, अपने साथ किसी मरे हुए इंसेक्ट को लेके जाती हैं, या चीनी का कोई टुकड़ा लेके जाती हैं, या फूड का कोई टुकड़ा लेके जाती हैं, तो वो सब वर्कर्स होते हैं और इनका काम होता है अपने कॉलोनी तक फूड को पहुंचाना। दूसरे जो कॉलोनियल इंसेक्ट हैं और जो इंसेक्ट जो कॉलोनी में रहते हैं वो है टर्माइट्स, यानी दीमक। वास्प एक तरह का कीड़ा होता है, इसमें पंख होते हैं, तो ये भी एक कॉलोनियल इंसेक्ट है। आपको और याद रखनी है वो है लीची। जो होता है लीची का जो प्लांट होता है, इसमें फूल खिलते हैं फरवरी में, और इन फूलों का पॉलिनेशन कौन करता है? पॉलिनेशन करती है हनी बी। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ। जो मेल गैमीट होता है, जो मेल फ्लावर होता है, उसमें से उससे कुछ पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। पॉलन ग्रेन्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो उसके अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसको फीमेल फ्लावर तक पहुंचाने के लिए हमें किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो एजेंट विंड भी हो सकता है, हवा से भी पहुंच सकता है, वाटर भी हो सकता है, या कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं, या बर्ड्स हो सकती हैं, या ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। तो लीची के फ्लावर के केस में ये इंसेक्ट है हनी बी। तो हनी बी जब उस मेल फ्लावर पर बैठती है तो उसके जो पॉलन्स होते हैं वो उसके पैर से चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी तो वहाँ पे वो पॉलन्स जो होता है वो झड़ जाते हैं। तो इस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट तक ट्रांसफ़र करना, पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब एक जगह के बारे में देख लेते हैं जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल जो होते हैं वो खिलते हैं। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो सिर्फ पूरे साल में कुछ वीक्स के लिए ही बस खिलते हैं। तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स में ऐसे फ्लावर देखने को मिलते हैं। मधुबनी जगह के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ की जो
पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी फेमस है। ये मधुबनी जो है वो बिहार में पड़ता है और इसकी जो पेंटिंग्स हैं मधुबनी में वो हाउसेस के वॉल्स पे या आंगन में, कोर्टयार्ड में बनाई जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल मोटिव से बनाई जाती हैं, लीव्स के प्रिंट से बनाई जाती है, बहुत सारी तरह से। उसमें फ्लोरल डिज़ाइंस होते हैं, एनिमल्स के भी पिक्चर होती है उसमें। और कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, इसमें राइस पाउडर को कलर करके उसका पेस्ट बना के उससे ये पेंटिंग बनाई जाती है। और बहुत सारे नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे हल्दी से ये लोग येलो कलर का यूज़ करते हैं, नील से वॉयलेट कलर का यूज़ करते हैं। मैरीगोल्ड और जीनिया, ये 2 फ्लावर्स हैं, मैरीगोल्ड और जीनिया। इन फ्लावर्स के कलर भी यूज़ किए जाते हैं इस पेंटिंग में, मैरीगोल्ड एंड जीनिया फ्लावर। इसके बाद कन्नौज आ जाते हैं। कन्नौज जो है वो यूपी में एक जगह है, यहाँ का इत्र फेमस है। ये एक स्पेशल टाइप का परफ्यूम होता है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स की पेटल से बनाया जाता है। और इस 1000 से भी ज़्यादा घरों के लोग इंगेज्ड होते हैं। काउडंग जो होता है, गाय का गोबर, वो इंसेक्ट्स को दूर रखता है, उस पर इंसेक्ट्स नहीं लग पाते। नीम और कीकड़ की जो पत्तियाँ होती हैं ये दीमक को दूर करती हैं, दीमक से बचाती हैं वुड को। अब हम बर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप की बर्ड्स देखने को मिलती हैं हमारे सराउंडिंग में या नेचर में। उसमें से कुछ बर्ड्स के नेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनका घोंसला कैसे होता है। जैसे कि रॉबिन है, इसका जो नेस्ट होता है ये डिफरेंट चीज़ों से अपना नेस्ट बनाती है, जैसे ग्रास, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर और कॉटन वूल, इन सभी का यूज़ करके। इस रॉबिन के जो छोटे छोटे बेबी होते हैं उनका मुंह जो होता है वो अंदर से एकदम रेड कलर का होता है। क्रो जो होता है ये ट्री के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे अपना नेस्ट बनाता है और ये सभी चीज़ों का यूज़ करके नेस्ट बनाता है। इसमें तार के टुकड़े भी हो सकते हैं, वुड के टुकड़े भी हो सकते हैं। और आपने सुना होगा कि कोयल जो होती है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है और वो कौवे के ही घोंसले में अंडे देती है। डव जो एक बर्ड है, इसका जो नेस्ट होता है ये अपना नेस्ट बनाता है मेहंदी की झाड़ पे या कैक्टस प्लांट पे अपना नेस्ट बनाता है। बारबेट या कॉपर स्मिथ बर्ड, ये कोई अगर ट्री ट्रंक में कोई होल है या फिर ट्री ट्रंक के अंदर ये अपना नेस्ट बनाता है। सनबर्ड नेस्ट, सनबर्ड का जो नेस्ट होता है वो स्मॉल ट्रीज़ या बुशेस से, झाड़ियों से ऐसे लटकता रहता है और वो मकड़ी के जालों का यूज़ करके, कपड़े के टुकड़े का और यहाँ तक कि पेड़ की छाल का यूज़ करके भी अपना नेस्ट बनाता है। एक स्पेशल टाइप की बर्ड है जिसका नाम है वीवर बर्ड। वीवर बर्ड, ये जो बर्ड होती है इसका जो मेल होता है, यहाँ पे हमने देखा कि सभी फीमेल बर्ड्स नेस्ट बनाती है, लेकिन इसका मेल बर्ड जो होता है वो नेस्ट बनाता है और फीमेल्स सारे नेस्ट को एक साथ देखती हैं, उन्हें जो भी नेस्ट पसंद आता है उसमें जाके वो अपने अंडे देते हैं। अब हम टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में हमें कैसे टीथ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले काउज में जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं और वो ग्रासेस को स्निप करने में, मतलब काटने में यूज़ होते हैं। इनके जो साइड से जो टीथ होते हैं वो लार्ज और फ्लैट होते हैं, वो ग्रास को चबाने में यूज़ होते हैं, च्यूइंग करने में यूज़ होते हैं। कैट्स जो होते हैं इनमें जो टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, क्योंकि कैट्स जो होती है वो कार्निवोरस होती है, वो मीट को फाड़ने और काटने में यूज़ होता है ये टीथ। स्नेक्स जो होते हैं उनमें जो टीथ होता है वो बहुत शार्प होता है और कर्व्ड टीथ होते हैं, इस तरह से मुड़े होते हैं अंदर की साइड में। ऐसे टीथ जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं अंदर से, और इन्हें हम फैंग्स कहते हैं। ये अपने प्रे को, अपने शिकार को चबाते नहीं है, उससे सीधे निकल जाते हैं। पर ये जो टीथ होते हैं इनके, ये पॉइजन ग्लैंड्स छोड़ते हैं जो उस शिकार के अंदर पॉइजन डाल देते हैं ये टीथ। स्क्वायरल जो होती है, गिलहरी, उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो नॉइंग के पर्पज़ से यूज़ होते हैं। नॉइंग मतलब कुतरने के पर्पज़ से यूज़ होते हैं। ऐसे ही टीथ रैट्स में भी देखने को मिलते हैं। इनके टीथ जो होते हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं इनकी पूरी लाइफ टाइम में, तो इसलिए इन्हें जो भी आर्टिकल या जो भी चीज़ें मिल जाती है वो उसको कुतरते रहते हैं, जिससे इनके टीथ ज़्यादा ग्रो ना करें और छोटे हो जाएं। डेजर्ट ओक, ये एक ऐसा प्लांट है जो 30 मीटर तक लंबा हो सकता है, बहुत टॉल होता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें बहुत कम लीव्स होती है और
जब डेजर्ट में कोई भी वाटर लोगों को नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो वो लोग क्या करते हैं, इसके ट्रंक में, इसके तने में पाइप डाल के और वहाँ से पानी को निकालते हैं। इसकी जो रूट होती है वो 30 ट्रीज़ को एक साथ अगर हम रख दें तो इतने नीचे तक वो जाती है डेजर्ट में। बहुत गहरी रूट्स होती हैं इनमें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून, ये आपको याद रखना है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। अब कुछ जगह की बात कर लेते हैं। होलकुंडी एरिया जो है वो कर्नाटका में है। नल्लामड़ा आंध्रा में है, आंध्रा में एक डिस्ट्रिक्ट है। पोचमपल्ली क्लॉथ जो है, पोचमपल्ली की साड़ियाँ बहुत फेमस है, पोचमपल्ली क्लॉथ बहुत फेमस है, ये तेलंगाना में है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, जहाँ पे बहुत सारे चावल होता है, बहुत अलग वैरायटी का चावल देखने को मिलता है। अत्रेयपुरम जो है वो आंध्रा में है। अब हम एक फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम बिहू है। ये बिहू फेस्टिवल जो होता है वो असम के लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप का हाउस बनाया जाता है ग्रास और बम्बू का यूज़ करके, इसे हम बेला घर कहते हैं। यहाँ पे सारे विलेज के लोग इकट्ठा होके एक जगह खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, उसको हम उरुका कहते हैं। और यहाँ पे जो स्पेशल टाइप ऑफ राइस खाए जाते हैं वो है बोरा राइस एंड चीवा राइस। यहाँ की जो वुमेन होती है वो स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनती है बिहू के दिन, जिसे हम पट एंड मूंगा ड्रेस कहते हैं और मेखला चादर भी कहते हैं इसे। उसके बाद हमें एक नाम याद रखना है, डॉक्टर वहीदा प्रिज्म का। ये पहली वुमेन थी जिन्होंने एक पासिंग आउट परेड को लीड किया था। ये डॉक्टर वहीदा प्रिज्म जो थी ये नेवी में डॉक्टर थी। ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं उनकी आइज़ हेड के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, मतलब एक साइड में इधर के साइड में, दूसरी इधर के साइड में, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं। और जब ये दोनों ही आइज़ को एक साथ फोकस करते हैं तो उससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रे का या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। काइट्स, ईगल और वल्चर, इनका जो विजन होता है वो हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। और टाइगर का जो विजन होता है वो हमसे 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर बुशेस में टाइगर को किसी की आवाज़ सुनाई देती है झाड़ियों में, तो वो उस आवाज़ से समझ जाता है कि वो पत्तियों की आवाज़ है या किसी भी जानवर की मूव करने की आवाज़ है, तो वो ईजिली डिस्टिंग्विश कर लेता है। इसकी हियरिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। अब हम स्लीपिंग टाइम देख लेते हैं अलग अलग एनिमल्स का। तो स्लॉथ बेयर जो है वो एक दिन में 17 घंटे सो सकता है और इसकी लाइफ स्पैन होती है 40 ईयर्स की लाइफ स्पैन होती है ये इसकी। और ये एक पेड़ के ऊपर जो है वहाँ पे लटक के वहीं पे सोता है और वहाँ की सारी लीव्स को खाता है ये। जब उस पेड़ की सारी लीव्स ख़त्म हो जाती है तो ये दूसरी ट्री पे मूव ऑन कर जाता है। तो ये इस तरह से अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 8 पेड़ों पर अपना जीवन गुजारता है और ये हफ्ते में एक दिन उस पेड़ के नीचे आता है और फिर बाद में उस पेड़ पर चढ़ जाता है। काऊ जो होती है उसका स्लीपिंग टाइम होता है 4 आवर्स। पाइथन जो अजगर होता है उसका स्लीपिंग टाइम होता है 18 आवर्स। जिराफ का 2 आवर्स और कैट का 12 घंटे। घाना नेशनल पार्क जो है वो भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है। अब हम बढ़ते कम्युनिकेशन। एनिमल्स जो है वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो स्नेक्स जो है उनमें आपको पता है कि उनमें इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है और वो साउंड को नहीं सुन सकते, तो इसलिए वो वाइब्रेशन से किसी भी साउंड को सुनते हैं। तो जब ज़मीन पर वो चलते हैं और आप भाग रहे होते हैं उनके सामने, तो ज़मीन पे जो आपके पैरों से वाइब्रेशन होती है उसी से वो आपका पीछा करते हैं। एंट्स जो होती हैं वो स्मेल से एक दूसरे को आइडेंटिफाई करती हैं और इसीलिए लाइन में चलती हैं, क्योंकि एक एंट जो होती है उसमें से कुछ स्मेल निकलती है जो दूसरी एंट उसको सूंघ के उसके पीछे चली जाती है। फिशेस और बर्ड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकालते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। टाइगर जो होता है वो रोर करता है और इसकी रोर 3 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे जाती है। स्नेक्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में 4 तरह के पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं। वो है कोबरा, पहला है कोबरा, दूसरा कॉमन क्रैब, तीसरा रसल्स वाइपर जिसको दुबोया कहते हैं, और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर जिसका कॉमन नेम है अफाई। नाग गुफा एक स्पेशल टाइप की रंगोली डिज़ाइन है जो कि सौराष्ट्र और साउथ इंडिया में बनाई जाती है फेस्टिवल के ओकेजन पे। कालबेलिया एक ट्राइब है जो स्नेक चार्मर्स की यानी सपेरों की ट्राइब है
और ये ट्राइब राजस्थान में मोस्टली पाई जाती है। इनमें एक स्पेशल टाइप का डांस भी होता है जो कालबेलिया डांस होता है, उसमें भी ये स्नेक के मूव्स करते हैं। और ये लोग अपनी डॉटर्स को भी मैरिज पे गिफ्ट में स्नेक्स देते हैं। फिर ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं बीन, थुम्बा और खरीजी। ये सारे ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लौकी को सुखा के उससे बनते हैं, ड्राइड लौकी से बनते हैं, जिसे हम बॉटल गार्ड भी कहते हैं। पढ़ेंगे मार्टिन स्पिंडो के बारे में। मार्टिन स्पिंडो क्या है? तो मार्टिन एक सोल्जर था 1822 के वॉर में। 1822 में एक वॉर हुआ था जिसमें इसको गोली लग गई थी इसके स्टमक पे, तो वहाँ पे होल बन गया था। तो एक जो डॉक्टर इसका चेकअप करने आते थे, डॉक्टर बेमॉन्ट, तो उन्होंने 9 साल तक इसके ऊपर स्टडी की थी और इसके स्टमक में देखा कि किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पता लगाया, डाइजेस्टिव जूसेस का पता लगाया, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके मार्टिन के स्टमक से डाइजेस्टिव जूसेस को निकाल के उसको एक बीकर में रखा और वहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स डाल दिए, जैसे कि राइस डाल दिया या फिश की बोन्स डाल दी या फिश डाल दी, और फिर उन्होंने टाइम नोट किया कि कितने टाइम में ये डाइजेस्ट हो रहा है। तो सपोज़ ये 6 आवर्स में डाइजेस्ट हो रहा है। फिर उन्होंने मार्टिन को भी वही खाना खिलाया और फिर ये देखा कि उसकी बॉडी के अंदर कितनी देर में डाइजेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि बॉडी के बाहर इसको 6 घंटे लग रहे हैं, बट बॉडी के अंदर वो 3 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो डाइजेशन होता है वो केमिकल के साथ साथ मैकेनिकल भी होता है। हमारी बॉडी में जब फूड जाता है तो उससे पहले हम दांत से चबाते हैं, फिर उसके बाद ईसोफेगस से जब जाता है, फूड पाइप से जब जाता है तो वो स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट करते हुए जाता है, जिससे वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। फिर स्टमक में भी जाके स्टमक की भी कुछ मूवमेंट होती है जो कि फूड को जल्दी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। इसके बाद एक डिश है जिसका नाम है मैमेडी तंद्रा। इसको हम कॉमनली आम पापड़ कहते हैं। तो आम पापड़ जो है उसको बनाने में 4 वीक कुल लगते हैं और इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो है वुवन, पाम लीव्स, जैगरी, शुगर, कैसराइन फूल, स्ट्रिंग ऑफ कोकोनट, ये सब यूज़ किया जाता है। तो आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि मैमेडी तंद्रा क्या है। तो अगर आपको नहीं पता होगा वो ऑप्शन में दे देगा कि एक मैंगो की डिश है, कोकोनट की डिश है, या कोई प्लांट है या एनिमल है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसे याद रखना कि ये मैमेडी तंद्रा जो होता है वो आम पापड़ होता है। आम पापड़ मतलब मैंगो की एक डिश होती है। सो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पूरन पोली। पूरन पोली जो होती है वो स्वीट रोटीज़ होती है और इनके इंग्रेडिएंट क्या है बनाने के? जैगरी एंड ग्राम, इनसे बनी होती है। मुकदम क्या होता है? मुकदम एक एजेंट होता है जो विलेजेस में या टाउन्स में मनी लैंड करता है या लोन देता है, लोगों को पैसे उधार देता है, उसे हम मुकदम कहते हैं। कुडुक लैंग्वेज, ये कुडुक ट्राइब द्वारा बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है जो कुडुक जनजाति के लोग बोलते हैं। ये कुडुक जनजाति मोस्टली झारखंड में पाई जाती है और इनकी ट्राइबल लैंग्वेज जो है वो कुडुक लैंग्वेज है। इस कुडुक लैंग्वेज में हम जंगल को कहते हैं तोरंग। तोरंग जो है वो जंगल के लिए यूज़ किया जाता है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, मूवमेंट टू सेव फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, इसमें कुछ कुडुक ट्राइब के लोग भी पार्टिसिपेट किए थे और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से ये जंगल बचाने पे काम करते थे और इन्हीं के आंदोलन की वजह से राइट टू फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ 2007 में। अब इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो था, इसमें ऐसा बताया गया था कि ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं करीब 25 सालों से या उससे ज़्यादा से, 25 साल या उससे ज़्यादा से जो लोग फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं उनका उस फॉरेस्ट पे अधिकार है। उनका उस फॉरेस्ट पे अधिकार है, वो वहाँ की ज़मीन पर भी उनका अधिकार है। वहाँ उस फॉरेस्ट में जो कुछ भी उग रहा है, चाहे वो फ्रूट्स के प्लांट्स हों, चाहे वो जैसे आम का पेड़ हो तो वहाँ के आम जो हैं उस पर भी उनका अधिकार है। जो भी वेजिटेबल्स हैं जो ग्रो कर रही हैं उन पे भी उनका अधिकार है। तो उसके प्रोड्यूस पे भी इनका अधिकार है, ऐसा बताया गया राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में। और इस एक्ट में ये भी कहा गया कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये काम किसका है? ग्राम सभा का काम है। जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की ग्राम सभा होगी वो वहाँ के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का या उसकी रक्षा करने का काम करेगी। 110 लैंड, मिज़ोरम में हम जब लैंड को नापते हैं तो उसे 110 में नापते हैं। 110 लैंड का मतलब है ऐसी ज़मीन जहाँ पे 1 टन सीड्स को यानी 1 टन बीज को हम ग्रो कर सकें, तो उस एरिया को हम कहेंगे 110 लैंड। अगर उस ऐसी ज़मीन जहाँ पे हम 2 टन
सीड्स को ग्रो कर सके तो उसको हम 2 टिन लैंड कहेंगे। अगर हम 3 टिन सीड्स ग्रो कर सके तो उस तरह से उसको 3 टिन लैंड कहेंगे। तो वहाँ पे कॉमनली हम टिन लैंड का यूज़ करते हैं, टिन लैंड टर्म का यूज़ करते हैं मिज़ोरम में। लैंड को हेक्टेयर या स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में नहीं मेजर किया जाता है। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन ये एक तरह की खेती होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें कुछ लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी जहाँ पे उनको जगह मिलती है पहाड़ों पे, वो वहाँ से ट्रीज़ को काटते हैं और खाली जगह बनाते हैं जिस पे वो लोग अपनी खेती करते हैं। और खेती करने के बाद अपनी क्रॉप्स को वहाँ से हार्वेस्ट करने के बाद, वहाँ से निकालने के बाद क्रॉप्स को वो उस जगह को जला देते हैं। जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो भी ग्रास ग्रो करती है या जो भी वेजिटेशन होता है वो वहाँ पे जल के वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है। और मिट्टी के अंदर जब मिल जाता है तो उसमें मिट्टी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को पैदा करता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वहाँ से निकलते हैं। और फिर वो अगली जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जंगल को क्लियर करके थोड़ी जगह को, और वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस तरह की एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, या इसी को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। काटना और जलाना, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं हम इसको। तो झूम कल्टीवेशन में जो लैंड होती है, क्योंकि उसमें पहले से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वो ऐश के फॉर्म में जो भी प्लांट्स को हमने जलाया है उसका न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में मिल गया, तो पहले से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो इसलिए उसको हम प्लो नहीं करते हैं, मतलब उस खेत को जोतते नहीं हैं, जबकि हम उस लैंड को हल्का सा उसमें गड्ढा करते हैं और हल्का सा उसको मिट्टी को उठाते हैं और फिर उसके बाद कल्टीवेशन करते हैं। तो इसमें कल्टीवेशन हम किस किस चीज़ का करते हैं, मेज़, वेजिटेबल, चिलीज़, राइस, ये सब वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। फिर चिराओ डांस के बारे में देखते हैं। चिराओ डांस जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एक तरह का डांस है। इसमें क्या होता है कि लोग पेयर में एक दूसरे के सामने बैठते हैं और फिर वो बम्बू स्टिक की हेल्प से वो डांस करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा टीवी में या फ़ोटोज़ देखी होंगी कि जब बांस की स्टिक को लेके जो डांस किया जाता है उसे हम कहते हैं चिराओ डांस। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ये एक साइंटिस्ट थे और ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे 1822 में। बाद में ये एक मॉन्क बन गए थे, मतलब ये चर्च में काम करते थे। और वहाँ पे इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया एक प्लांट पर जिसका नाम है पी प्लांट, मतलब मटर के पौधे पर। पी प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसका बोटेनिकल नेम भी आप याद रख लो, पाइजम सटाइवम होता है, पाइजम सटाइवम, जिसे हम गार्डन पी कहते हैं। वहाँ के चर्च के गार्डन में इन्होंने इस प्लांट को ग्रो किया, पाइजम सटाइवम को। और वहाँ पे 7 कैरेक्टर्स देखे इस प्लांट के अंदर, 7 कैरेक्टर्स। इन 7 कैरेक्टर्स पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसको कई साल तक ग्रो कराया मटर के पौधे को, और देखा कि एक जनरेशन में क्या चेंज आ रहा है, दूसरी जनरेशन में क्या है, तीसरी जनरेशन में कैसे पौधे हो रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो 7 कैरेक्टर्स जो हैं उसके वो आप याद रखना। सबसे पहले है सीड का शेप कैसा था, राउंड एंड रिंकल। कुछ सीड इन्होंने देखे जो एकदम राउंड थे, कुछ ऐसे सीड्स भी थे जो रिंकल्ड थे, इस तरह झुर्रीदार सीड्स थे। पॉड कलर इन्होंने देखा, कुछ मटर की जो फलियां होती हैं जिसके अंदर मटर होता है, तो वो फलियां कुछ ग्रीन कलर की थी और कुछ येलो कलर की थी। तो पॉड कलर देखा इन्होंने। पॉड शेप देखा, कुछ फलियां इस तरह से इन्फ्लेटेड थी, इन्फ्लेटेड मतलब उभरी हुई, और कुछ फलियां ऐसे फ्लैट थी बिल्कुल। आपने देखा होगा कुछ मटर की फलियां जो ऐसे फ्लैट होती हैं, उनमें मटर काफ़ी कम होता है। तो इस तरह की फलियां उन्होंने देखा। फिर इन्होंने देखा सीड का कलर। तो सीड का कलर ग्रीन भी हो सकता था और कुछ सीड येलो भी हो सकते थे। तो ये एक कैरेक्टर लिया इन्होंने, सीड का कलर। तो 1 2 3 4 कैरेक्टर ये लिए। 5वां कैरेक्टर प्लांट की हाइट ली। कुछ प्लांट्स टॉल थे और कुछ डॉग थे, छोटे प्लांट थे हाइट में। तो ये कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट। फिर उन्होंने फ्लावर के कलर को देखा। कुछ फ्लावर्स जो थे वो वायलेट कलर के थे, कुछ वाइट कलर के थे। और फ्लावर की पोजीशन देखी। कुछ फ्लावर जो थे वो एक्सियल पोजीशन पे थे, प्लांट के ऐसे एकदम ऊपर के साइड में ग्रो किए हुए थे फ्लावर।
कुछ फ्लावर्स जो ऐसे थे वो टर्मिनल पोजीशन पे थे, साइड साइड से निकले हुए थे प्लांट में। तो ये इनके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने देखा पी प्लांट पे। और इन्होंने जो चीज़ प्रूव की वो ये की कि नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। जब हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमने मान लो एक टॉल पौधा लिया और एक डॉफ पौधा लिया, ये मान लो मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो जो ऑफस्प्रिंग होगी, इसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसके प्लांट या तो पूरी तरह से टॉल होंगे या तो पूरी तरह से डॉफ होंगे, एकदम छोटे होंगे। कभी भी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगी। इसका ब्लेंडिंग का मतलब होता है इंटरमीडिएट हाइट नहीं मिलेगी, इंटरमीडिएट हाइट कभी भी नहीं मिलेगी, बीच की हाइट नहीं मिलेगी, या तो प्लांट टॉल होंगे या डॉफ होंगे। तो ये इन्होंने प्रूव किया था पी प्लांट के अंदर। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये आपने पेडागोजी में अच्छे से पढ़ा होगा कि हेरिडिटी जो होती है वो भी इंसान का कैरेक्टर डिसाइड करती है। उसके कुछ कैरेक्टर्स जैसे वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा या उसका कलर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जीन्स पे डिपेंड करती हैं, यानी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। तो इंसान का जो ओवरऑल इंसान होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक हेरिडिटी पे और एक इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट मतलब उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, कैसी एजुकेशन मिली है उसको, कैसे उसकी फैमिली का बैकग्राउंड है, या कैसा उसका नेबरहुड है, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं जहाँ वो खेलने जाता है, जहाँ वो पढ़ने जाता है। तो ये सारा इन्वायरमेंट कैसा है, तो इस बात पे डिपेंड करता है। कुछ फैमिली पे डिपेंड करता है, कुछ इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, किसी भी इंसान का बिहेवियर या फिर उसके कैरेक्टर्स। कुछ डिजीज़ेस भी ऐसी होती हैं जो हेरिडिटी होती हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका सिकल सेल एनीमिया या कलर ब्लाइंडनेस। ये सारी जो डिजीज़ेस होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र करती हैं। लेकिन कुछ डिजीज़ेस ऐसी हैं जो इनहेरिटेड नहीं होती, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं ट्रांसफ़र करती। ये इन्फेक्शन के थ्रू हो सकते हैं, इनका कारण इन्वायरमेंट हो सकता है कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। जैसे पोलियो वायरस की वजह से होता है, और ये वायरस किसी भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो सकता है। लेप्रेसी जो होता है, कुष्ठ रोग, ये भी किसी वायरस की वजह से होता है। इसी तरह हमने कोविड देखा, कोविड भी वायरस की वजह से होता है। अगर आपके आसपास में किसी को कोविड हुआ है तो उससे आपको फैल सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स को कभी कोविड हुआ हो तो वो ऑफस्प्रिंग को भी हो, ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है। फिर एक डिवाइस है वेलक्रो। आपने देखा होगा आप सबने कि जब हम शूज़ पहनते हैं या फिर कुछ जैकेट वगैरह में ऐसा होता है कि ऐसे एक सरफेस होता है जिस पे दूसरा सरफेस चिपक जाता है जाके, उसमें से कुछ रेशे और हुक्स जैसे निकले होते हैं जिससे एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ जाके चिपक जाता है। तो ये एक डिवाइस था जिसको डिस्कवर किया था जॉर्ज मेस्ट्रल ने। तो इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, ये अब एक बार आपने एक बचपन में कुछ सीड्स देखे होंगे जिनके आसपास ऐसे ही थोड़े से थोड़े कांटे टाइप के लगे होते हैं, और वो कहीं पे भी कपड़े पे चिपक जाते हैं या जानवरों के फर पे चिपक जाते हैं। तो ये एक बार अपने डॉग को ले जा रहे थे अपने साथ, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि ऐसे छोटे छोटे सीड्स थे जो उनके डॉग के फर पे चिपक जा रहे थे। तो वहाँ से ही इनको आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा एक डिवाइस बनाया जाए या ऐसा एक चीज़ बनाया जाए जिससे हम एक बिना सिले 2 चीज़ों को आपस में चिपका सकते हैं या 2 चीज़ों को आपस में चिपका सकते हैं। तो इन्होंने वेलक्रो को डिज़ाइन किया और फिर तुरंत निकाल भी सकते हैं उसको। फिर नेटिव कुछ वेजिटेबल्स जो हैं, जो ऐसा लगता है कि वो हमारी कंट्री में कितने सालों से हैं, मतलब वो यहीं की हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ के हों। जैसे बहुत कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो बाहर से आई हैं, जैसे चिली, मिर्च, टमाटो, पोटैटो, ये सब कहाँ से आया है? साउथ अमेरिका से आया है। कैबेज जो पत्ता गोभी हम खाते हैं वो यूरोप से आया है। इसी तरह मटर पी भी जो है वो यूरोप से आया है। बनाना वो मलेशिया से आया, या साउथ ईस्ट एशिया कह सकते हैं हम, इंडिया में भी पाया जाता था तो साउथ ईस्ट एशिया भी कह सकते हैं। भिंडी, कॉफ़ी, ये सब अफ्रीका से आए हैं। मैंगो, ये इसका ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है, जिसे हम किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं। मैंगो फलों का राजा, जो कि 4000 साल पहले इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। फिर घड़सी सर,
हमें पढ़ना है एक घटसी सर के बारे में। घटसी सर क्या है? सर मतलब होता है लेक। तो ये एक लेक है जो बहुत बड़ी सी लेक है। इसको किंग ने बनाया था, घटसी राजा थे, उन्होंने बनवाया था। जैसलमेर के थे, 650 ईयर्स पहले इन्होंने बनवाया था। और इसमें 9 लेक्स आ जाती हैं इस लेक के अंदर। जोहड़ एक तरह का स्ट्रक्चर बनवाते थे राजस्थान के लोग, जिसमें पानी को कलेक्ट करके रखते हैं। डेड सी जो है वो अरेबियन पेनिसुला के पास में पाई जाती है, डेड सी। तो इसका पानी बहुत ही खारा है, बहुत ज़्यादा खारा है। इतना खारा है कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम सॉल्ट आपको मिल सकता है वहाँ पे। और अगर आप वहाँ पे, ऐसा कहा जाता है, अगर आप वहाँ पे सीधा लेट जाओगे तो आप डूबोगे नहीं, वहाँ पे फ्लोट करने लगोगे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट है। इसके का सॉल्ट कंटेंट होने की वजह से डेंसिटी उसकी बहुत बढ़ गई है। फिर दांडी मार्च जो हुआ था, दांडी मार्च किस लिए हुआ था? नमक बनाने के लिए। जब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था 1930 में, तो जब अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था कि आप नमक नहीं बना सकते, कोई भी नमक नहीं बना सकता, वो हम बनाएंगे और हम ही बेचेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया था। तो गांधी जी ने इस पर विरोध किया था कि नमक पे तो सभी का अधिकार है, कोई भी बना सकता है, ये तो नेचुरल चीज़ है। तो इन्होंने 1930 में दांडी मार्च निकाला था अपने साबरमती आश्रम से। दांडी एक जगह थी अहमदाबाद के पास में, वहाँ पे ये गए थे कई लोगों को लेके। तो मार्च 1930 में इन्होंने ये किया था। फिर अलबरूनी जो थे वो एक ट्रैवलर था, वो उज़्बेकिस्तान का था, जो 1000 साल पहले इंडिया में आया। और उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों को ऑब्ज़र्व किया और अपनी जो बुक लिखी उन्होंने, उसमें ये बताया कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत अच्छी पॉन्ड मेकिंग जानते हैं। मतलब वो बहुत अच्छे से तालाब बनाते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं और तालाब बनाते हैं। और उस तालाब के चारों तरफ वो लोग बड़े बड़े चट्टानों को लगा के उसके बीच में लोहे की रॉड, आयरन रॉड से चबूतरा बनाते हैं उसके चारों तरफ। तो इन्होंने इसके बारे में डिटेल में लिखा था अपनी बुक में। रोनाल्ड रॉस जो थे, इनको दिसंबर 1902 में नोबेल मिला था मेडिसिन में। किस लिए? मलेरिया की डिस्कवरी करने के लिए। इन्होंने मलेरिया को बताया था कि वो मच्छरों के काटने से फैलता है। पहले लोग मानते थे कि वो मलेरिया जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ, मैल एयर। इसका मतलब होता है कि वो गंदी जगहों पे रहने से, गंदगी में रहने से होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, इन्होंने डिस्कवर किया था कि वो मच्छरों के काटने से होता है, मच्छरों के काटने से, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटोजोआ होता है जो प्लाज्मोडियम है, उसकी प्रेजेंस की वजह से मलेरिया रोग होता है। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन का दिसंबर 1902 में। और इन्होंने ये स्टडी की थी इंडिया के अंदर ही रह के, रोनाल्ड रॉस ने। सिंकोना ट्री की जो छाल होती है वो मलेरिया में मेडिसिन का काम करती है, और इससे एक मेडिसिन बनाई जाती है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, उसका नाम है क्विनीन जो होती है वो सिंकोना ट्री के बाग यानी छाल से बनाई जाती है। अनीमिया एक डिजीज़ है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, या हम सिंपल भाषा में से कहते हैं तो खून की कमी हो जाती है। तो इसमें इंसान को आंवला, जैगरी, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना यानी माउंटेनियरिंग करना, ट्रैकिंग करना, ये सिखाते हैं। ये उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड के। बछेंद्री पाल जो थी वो वर्ल्ड की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, और ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी ऐसा करने वाली। इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। और इन्होंने एक नहीं बहुत बार चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पे। और माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,900 मीटर ऊंचा पहाड़ है। गोलकोंडा फोर्ट जो है ये कर्नाटका में है। ये एक तरह का किला है जिसकी बाहर की जो वॉल है वो 87 बेस्टियन का मतलब होता है बुर्ज, 87 बुर्ज से बनी हुई है। इस पे कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया था 1518 से 1687 के बीच में। औरंगजेब की आर्मी ने बहुत कोशिश की इस फोर्ट के अंदर घुसने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो फोर्ट है ये काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं और इसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से इतनी सिक्योरिटी थी वहाँ पर, इतने सोल्जर्स को लगाया गया था, तो वो तुरंत औरंगजेब की आर्मी को ख़त्म कर देते थे और इन्हें घुसने नहीं देते थे उसमें।
अब इसमें कई सारे दरवाजे हैं, इनका नाम आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछे कि इनमें से कौन सा दरवाज़ा गोलकोंडा फोर्ट का है तो आप बता सको। जैसे बोडली दरवाज़ा, बामनी दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा, मोती दरवाज़ा, जमाली दरवाज़ा, नया किला, बंजारा दरवाज़ा और पाटन चेरू दरवाज़ा। तो ये कुछ दरवाजे हैं गोलकोंडा फोर्ट के। एक बुक है हाउ वी फाउंड दैट अर्थ इज़ राउंड। हाउ वी फाउंड दैट अर्थ इज़ राउंड, हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है। तो ये बुक लिखी थी आइजैक असिमार ने, जिनको लॉन्गमैन भी कहते हैं, आइजैक असिमार। सुनीता विलियम्स, ये 9/12/2006 को अर्थ से निकली थी और ये सेकंड इंडियन वुमेन थी स्पेस पे जाने वाली। इसके अलावा इन्होंने 2007 में एक रिकॉर्ड बनाया था कि ये लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट लेने वाली वुमेन थी, जिन्होंने सबसे दूरी तक गई थी स्पेस में, ऐसी महिला थी ये। तो इनके बारे में आप ये फैक्ट याद रखना। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहली बार मून पर जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में। इन्हीं को देख के सुनीता विलियम्स जो थी वो इंस्पायर्ड हुई थी और वो पहले हेलीकॉप्टर की पायलट बनी, फिर उसके बाद उन्होंने नासा ज्वाइन किया और वहाँ से वो स्पेस में पहुँच गई। थे कुछ फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं ईवीएस में केवीएस एग्ज़ाम के लिए। तो अदलाज स्टेपवेल का मतलब होता है बावली, जिसमें एक गड्ढा होता है और उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ लगी होती हैं, बहुत बड़ा सा टैंक जैसा होता है। ऐसा राजस्थान या आपको गुजरात में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वो ऐसी अदलाज स्टेपवेल जो है वो 18 किलोमीटर है दूरी पे है अहमदाबाद से। दिल्ली से मुंबई तक की कितनी डिस्टेंस है? 1400 किलोमीटर। लद्दाख के जो हाउसेस होते हैं उनकी वॉल्स बनी होती है मड और लाइम से बनाते हैं वो अपने घरों की दीवारें, जो लोग लद्दाख में होते हैं। लद्दाख में एक जगह है चांगथांग जो है उसको रॉकी प्लेन्स भी कहते हैं। वो 5000 मीटर की ऊंचाई पे है, सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे चांगपा ट्राइब रहती है और चांगपा ट्राइब की लैंग्वेज में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा ट्राइब जो है उसमें सिर्फ 5000 इंडिविजुअल्स ही हैं, उस ट्राइब में 5000 लोग ही हैं। और ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं अपने गोट, याक, शीप और हॉर्सेस के साथ। ये इनके जो एनिमल हैं, यही इनकी हेरिटेज है, यही इनकी धरोहर है। और ये इसी को अलग अलग जगह पे जाके इनको जहाँ पे भी इन जानवरों के लिए फूड मिलता है, घास मिलती है चरने के लिए, वहीं पे ये लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना टेंट लगाते हैं, कुछ दिनों तक वहाँ रहते हैं और फिर वहाँ से एक बार जब वहाँ की घास ख़त्म हो जाती है दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो इनकी जो टेंट होती है उसको टेंट रीबू बोलते हैं। इसको ये स्टिक से गाड़ते हैं ज़मीन के अंदर 2 फीट नीचे। तो चांगपा ट्राइब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लद्दाख में पाई जाती है। 26 जनवरी 2001 को इंडिया का जो सबसे खतरनाक भूकंप था कच्छ अर्थक्वेक वो आया था। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन है जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं और ये इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले। गांधी जी के फ्रेंड थे एक, जिन्होंने उनके बहुत सारे आंदोलन में सहयोग दिया, स्पेशली क्लीननेस अभियान, स्वच्छता अभियान जो था उनका, उसमें इन्होंने साथ दिया। तो इनका नाम था महादेव देसाई जी और इनके बेटे का नाम था, जो वो भी इस काम में लगे रहे गांधी जी के साथ, उनका नाम था नारायण देसाई, जिन्हें लोग बाबला भी कहते थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं और यहाँ मैंने 3rd से लेकर 5th तक का NCERT पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है आप लोगों के लिए। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से रिवाइज़ हो जाएंगी। मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है PDF के फॉर्म में, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जो KVS का एग्ज़ाम है। बहुत कम टाइम में आप पूरा ही टॉपिक कवर कर लोगे इस वीडियो को देख के। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।